तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि मैग्नेटिक जो आपका इफेक्ट है, सीधा पता चल रहा है कि करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, यानी कोई ना कोई मैग्नेटिज्म रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होंगी। तो वही कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कैसे डिस्कवर हुआ था, हाउ वी डिस्कवर्ड कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने डिस्कवरी कैसे की कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुए, है ना। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, ये पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने जब डिस्कवर कर लिया कि यार इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी सर्किट में है तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से देयर विल बी सम मैग्नेटिक इफेक्ट, ये डिस्कवर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से मैग्नेट्स की प्रेजेंस की वजह से एक फील्ड जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, तीन अलग अलग रूल है। नाम अलग अलग है, बात सेम ही है। सबसे पहला है एम्पियर्स स्विमिंग रूल, कि एक तैरते हुए बंदे की मदद से हम पता करेंगे कि मैग्नेटिक जो नीडल है उसका डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। फिर मैक्सवेल कोर्क स्क्रू रूल, इसको मैक्सवेल स्क्रू रूल के नाम से हम लोग जनरली जानते हैं। तो कोर्क स्क्रू रूल मतलब क्या है कि एक लकड़ी के अंदर किसी पेज को हम कस रहे हैं ना, किसी स्क्रू को हम टाइटन कर रहे हैं, तो उसकी मदद से वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड थिंग क्या आती है, थर्ड आता है राइट हैंड थंब रूल, कि राइट हैंड के थंब की वजह से वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो पहले हम डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसका डायरेक्शन पढ़ेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लॉ है इसमें जिसको बोलते हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या करता है कि आपने डिस्कवर तो कर लिया, यू डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट, बट उनको क्वांटिफाई कौन करेगा, बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ हमें बताता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक डिस्टेंस आर के ऊपर कितना मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी रहेगी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा एट ए पॉइंट आर, वो हमें कहाँ से मिलेगा, बायोट सेवर्ट्स लॉ से। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक इफेक्ट कितना रहेगा। देन यूजिंग द बायोट सेवर्ट्स लॉ हम तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे केसेस जनरेट होते हैं। पहला होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वी विल फाइंड आउट दैट। देन अगेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप होगा, सर्कुलर फॉर्म वायर होगी सर्कुलर शेप की, उसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है और ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक करंट किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस ऑल्सो यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। फिर बाद लास्ट में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड। पहले समझेंगे कि सोलिनॉइड होता क्या है एंड देन उसके बाद हम इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही सब करने वाले हैं। इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आएंगी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उनको नोट डाउन करते जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको मैं आपको बताता जाऊंगा, वो आप नोट डाउन करते जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको भी आप, मैं यहाँ पे नोट्स में हाईलाइट कर दूंगा, बट आप उस पर ध्यान से उनको सुनना, ठीक है। जब मैं बताऊं और आप ध्यान से सुन लोगे और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोलूँ वो नोट्स में लिख लोगे, उसके बाद आपका एक फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा। जो क्वेश्चन सॉल्विंग की आपको दिक्कत आ रही है ना, फिर बताऊंगा कि उनके बेसिस पे आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस अभी के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जिनसे क्वेश्चन नहीं होते जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको अपनी नोटबुक में लिख लेना है विद प्रॉपर हेडिंग कि ये फॉर्मूला है तो सही लेकिन किस चीज़ का है, ठीक है। फिर जब आपको क्वेश्चन कराएंगे फिर क्वेश्चन आपके फटाफट होने लगेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। और इस ये किस कहाँ से डिस्कवर हुआ था बेटा, ओइस्टर्स एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसकी वजह से हमें पता चला कि मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है जब एक इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में दौड़ता है, ठीक है। तो अभी देखो इसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट इन स्पेस अराउंड द कंडक्टर कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड।
कोई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है एक सर्किट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यही ऑब्जर्व किया गया है। उसको हम रिप्रेजेंट किसकी वजह से कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर सिंपली मैग्नेटिक फील्ड हमने बोल दिया, ठीक है। अब जो ओयस्टर्स थे, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ऑब्जर्वेशन क्या आया बेटा, कि एक मैग्नेटिक नीडल आपको पता है क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल, चलो पहले बता देता हूँ आपको, फिर मैग्नेटिक नीडल बताएंगे। देखो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट था बेटा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें सोर्स ऑफ पोटेंशियल है, यानी एक बैटरी लगी हुई है, कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और बाकी हमारी वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। ये के का मतलब होता है की का मतलब क्या होता है बेटा, स्विच, स्विच होता है ना, स्विच, अरे बिजली का स्विच देखा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। यस सर। अभी ये दोनों डॉट हैं जो आपके ब्लू कलर के, इनके बीच में गैप है ना। तो अगर मैं क्या करूं, इस स्विच को क्लोज कर दूं बेटा, इस स्विच को मैं क्लोज कर दूं, यानी कनेक्टेड कर दिया, तो क्या होगा कि करंट फ्लो करने लगेगा सर्किट में, ठीक है। तो के इज द स्विच। अब जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो इस सर्किट के अंदर करंट आई फ्लो करने लग गया, राइट। अब जैसे ही करंट फ्लो किया किसी सर्किट में, तो हमने अभी देखा ना कि जब सर्किट के अंदर करंट एग्जिस्ट करेगा तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक चेंजेस आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑब्जर्व होंगे क्या। अब उस मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए कैसे ये डिस्कवर हुआ वो बताता हूँ आपको। ये आपको रेड कलर का ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना? ये क्या है, ये एक मैग्नेटिक नीडल है। इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ आएगा, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। एक इसका पार्ट रेड दिख रहा है जो कि इसका नॉर्थ पोल है, और नीचे इसका साउथ पोल हो गया। तो क्या है, ये मैग्नेटिक नीडल है बेटा, मैग्नेटिक नीडल। अब मैग्नेटिक नीडल का मतलब क्या होगा, ये एक नीडल है, यानी कि एक ऐसा शेप है। आपने कंपास देखा है जो डायरेक्शन बताता है हमें, है ना? यस सर। कौन वाला नहीं, जो ऐसे गोल मेले में मिलता है कई बार, गोल, उसमें नॉर्थ साउथ ऐसे होता है, जो देखा है ना। कई बार जो बाइनोकुलर्स पे भी लगा रहता है, दूरबीन होते हैं उस पे भी लगा रहता है ना। तो देखो उसमें क्या होगा बेटा, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। लेकिन ये नॉर्थ और साउथ, नीडल तो मुझे दिख रही है जो नॉर्थ साउथ पे पॉइंट कर रही है, लेकिन उसके पीछे क्या लगा हुआ है, उसके पीछे एक बार मैग्नेट लगा होता है ऐसा, ठीक है। एक ये प्लास्टिक का पार्ट है, उसके नीचे बार मैग्नेट चिपका दिया। अब बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, राइट। अब मुझे बताओ, ये मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के साउथ के साथ कोइंसाइड कर जाए, अट्रैक्ट होगा, और साउथ नॉर्थ के साथ होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यार अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इसके आसपास, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, ये नीडल थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करेगी, नीडल मूव करेगी भाई। जैसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे जो कंपास की नीडल है वो मूव करती है, ठीक उसी प्रकार से जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तो अभी बोला ना कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे डेवलप, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो जैसे फील्ड डेवलप होगा तो ये नीडल जो इस वायर के साथ अलाइंड थी, ये क्या करेगी बेटा, ये डिसओरिएंटेशन होगा, इसका ओरिएंटेशन या तो लेफ्ट की साइड रोटेट करेगी या ये राइट की साइड रोटेट करेगी। तो यहाँ पे मान लो लेफ्ट की साइड रोटेट कर जाती है। अभी इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अभी पता करेंगे कौन सा डायरेक्शन होगा, उसी के लिए 3 अलग अलग रूल्स देखेंगे। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, यहाँ पे स्विच ऑन करते ही क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट करेगा। तो जो इनिशियली ये नीडल अलाइंड थी वायर के साथ, ये क्या होने वाली है बेटा, ये लेफ्ट साइड में टिल्ट हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। ये जो नीडल है आपकी, ये किसी एंगल पे टिल्ट हो जाएगी, यानी जो एंगल है इसका अब इधर कोई किसी थीटा एंगल पे ओरिएंट हो गई। ये जब तक ओरिएंटेड रहेगी तब तक कि इसमें करंट फ्लो करता रहेगा। यानी क्या हुआ कि जो पोल था, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, और ये जो इसमें पोल जनरेट होंगे है ना वायर में, उनकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा, तो उसकी वजह से टिल्ट हो गया। तो जब ये ओस्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, एज सुन एज द करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन द सर्किट, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि मैग्नेटिक नीडल क्या हुई है, मैग्नेटिक नीडल मूव हुई है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि यार ये मैग्नेटिक नीडल तो केवल तभी मूव करती थी तब कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते थे। पुराने जमाने में क्या होता था, मैग्नेट, ये कंपास को कौन यूज करते थे बेटा,
जो लोग जहाज में जाते थे, है ना, शिप्स में जाते थे, वहां पे कंपास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, उनको पता चलता था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। तो पहले से हमें ये पता था कि कंपास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही ओरिएंट होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तब इसमें हमें डिफ्लेक्शन मिला, तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट अगर है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होंगे। ठीक है, तो ये ओस्टर्स का एक्सपेरिमेंट था। जैसे ही करंट स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑन होते ही करंट फ्लो स्टार्ट हुआ और मैग्नेटिक नीडल टिल्ट हो गई। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गई या टिल्ट हो गई। ठीक है, अब देखो, when current was reversed through the wire the needle was found to deflect in the opposite direction। ठीक है, जब करंट का डायरेक्शन बदल दिया गया, यानी करंट का डायरेक्शन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी का डायरेक्शन बदल दो, है ना। इनिशियली ऊपर की साइड नेगेटिव था, अब ऊपर पॉजिटिव कर दिया, नीचे नेगेटिव कर दिया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट बदलेगा तो नीडल का भी डिफ्लेक्शन जो है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू इनिशियल डायरेक्शन। अगर पहले में लेफ्ट साइड टिल्ट हुआ था तो दूसरे केस में किस साइड टिल्ट होगा, राइट राइट में टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको ऑब्जर्वेशन मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही था ओस्टर्स एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ड्यू टू द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट देयर विल बी सम मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये हमें आपको आइडिया लग गया कि हाउ द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिज्म वर डिस्कवर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल का अगर हमें डायरेक्शन निकालना है बेटा, इफ यू नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए 3 अलग अलग रूल्स हैं। पहला है हमारा एम्पियर्स स्विमिंग रूल या फिर स्नो रूल। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, नाम वाम, बस इसका नाम ही खतरनाक है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है बेटा कि इमेजिन ए मैन हु इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, करंट क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है, जैसे ऐसे मानो कि वाटर फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, तो साउथ ऑफ द रिवर इज दिस एंड नॉर्थ इज दिस डायरेक्शन, तो वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। इसको आप इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मान लो, जिस जो डायरेक्शन वाटर के करंट का है उसी को क्या मान लो, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा कि नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, तो नीडल यहाँ पे रखी हुई है, ये रखी, नॉर्थ साउथ दिख रहा है आपको, तो ये नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, सो इफ द स्विमर इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से चलकर साउथ की तरफ स्विम कर रहा है, और अब नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, नीडल विल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्विमर, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा बेटा, साउथ वेस्ट की तरफ होगा कि ईस्ट की तरफ होगा, जब ये स्विमर हाँ स्विमर, आप जब आप तैरते हो तो आपका मुंह नीचे ही रहता है ना ऐसे, तो अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा, वेस्ट की तरफ, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन द नीडल विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि अगर इस प्लेन ऑफ पेपर के अंदर बात करें तो क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होगी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होने वाली है, यानी कि इसका रोटेशन जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, है ना, ऐसे घूम जाएगी। ठीक, और घूमे हुई स्थिति कैसी रहेगी इसकी, ये तो यानी ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन हो गया, यानी ये आपकी क्या हुई, ईस्ट से वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो ये कौन सा था, स्विमिंग रूल था, स्विमर साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन किधर से किधर मिला, ईस्ट टू वेस्ट, यानी टुवर्ड्स वेस्ट आपको डिफ्लेक्शन मिला। तो याद रख लोगे ये चीज आप कि कैसे, अगर आप पता हो करंट का डायरेक्शन तो नीडल किधर डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करें एक बार, इधर देखो, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर था, वर्टिकली अपवर्ड्स था, इस सर्किट में नीचे से ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, तो अब देखो स्विमर को रखो इसके साइड में, स्विमर को फील कराओ, स्विमर ऐसे रखा मैंने, ये स्विमर है मेरा, और ये जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो अब किधर डिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट हैंड की साइड की लेफ्ट की साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इधर नीडल सही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई है हमारी। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि करंट का डायरेक्शन पता है तो डिफ्लेक्शन पता है, और इससे उल्टा हो रहा है नीचे वाले डायरेक्शन में, कि करंट का डायरेक्शन नीचे था, राइट हैंड, यानी कि हमारा स्विमर ऐसे था, तो हमने
ये फाइंड आउट कर लिया कि East डायरेक्शन side. ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ईस्ट साइड में हो रहा है, ठीक है, समझ गए। अब आपको ये आइडिया लग गया कि हाउ टू यूज दैट स्विमर्स रूल, ठीक है। अब इमेजिन क्या करना है, देखो अब दूसरा दिया मैक्सवेल ने रूल दिया, वही बात दोबारा बोली गई, क्या बोला कि कोर्क स्क्रू रूल, कोर्क स्क्रू, कोर्क क्या होता है बेटा, कोर्क क्या होता है, लकड़ी जैसा कुछ मटेरियल होता है ना, जैसे बोटल्स कई बार बंद रहती हैं कोर्क से, तो रबर या रबर उसका टाइप का होता है, रबर जैसा, लकड़ी जैसा। तो अब इसके अंदर क्या करना है, हमें स्क्रू टाइट करना है, हमें स्क्रू को टाइट करना है। अब मुझे बताओ, आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास एक स्क्रू है, राइट हैंड स्क्रू, यानी नॉर्मली जो आमतौर पर हमें स्क्रू मिलते हैं, उसको मैं ऐसे ऐसे इमेजिन करूँ कि ये स्क्रू है बेटा, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से पकड़ के ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तब ये टाइटन होगा, कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तब ये टाइट होगा, एक बार इमेजिन करो। जैसे ये दवाई की बोतल है, ठीक है, इसका ढक्कन जो होता है, इसको मैं, ये राइट हैंड स्क्रू ही है, अगर इसको मुझे टाइट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, Clockwise. देखो आप, है ना, क्लॉकवाइज। अब जब मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ तो ये किधर मूव कर रहा है, नीचे के ऊपर, भाई मैं नीचे नीचे मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये ढक्कन नीचे जा रहा है ना, तभी तो टाइट उसको बंद कर रहा है बोतल को, है ना। Yes, sir. तो इसका क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से ये टाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये राइट हैंड स्क्रू है। अब इसका, इससे हमें डायरेक्शन मिलेगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो देखो क्या है, इन द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंड स्क्रू, यानी इमेजिनरी छोड़ दो, राइट हैंड स्क्रू के फॉरवर्ड मोशन में, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज द, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ मिल रहा है, मोशन ऑफ द स्क्रू से, यानी कि जब मैं टाइट कर रहा था तो मेरा स्क्रू नीचे की तरफ जा रहा था, यानी कि जिस तरफ आपका स्क्रू मूव करे उसी को क्या लो, डायरेक्शन ऑफ करंट लो। जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ राइट क्लॉकवाइज, तो ये नीचे मूव कर रहा है, तो टॉप टू डाउन, डाउनवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जिधर आपका स्क्रू मूव करे वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहां से मिलेगा, जिस डायरेक्शन में आप स्क्रू को रोटेट कर रहे हो, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें अगर स्क्रू ऊपर मूव कर रहा है तो मैं किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, इसको नीचे से जाके देखो, जैसे इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, और अब मैं नीचे से देख रहा हूँ तो स्क्रू क्या हो रहा है, स्क्रू ऊपर मूव कर रहा है, इसको टाइट करूंगा तो ऊपर मूव करेगा, तो नीचे से मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ उसको, नीचे से क्लॉकवाइज, नीचे से देख रहा हूँ तो क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा डायग्राम सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को कि स्क्रू ऊपर मूव करे और नीचे से देखूं तो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाई दे। पहले वाला, फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है ना, ओके। और इससे अपोजिट डायरेक्शन, अगर मैं स्क्रू को लूज करूं, अनटाइटन करूं, या फिर इसको ऐसे खोलूं, स्क्रू को खोलता चला जाऊं, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्क्रू विल मूव आउट ऑफ द कॉर्क, है ना। जो लकड़ी जिसमें कसा हुआ है, कॉर्क को भी तो ड्रॉ कर लेते हैं, यानी ये कॉर्क होगा कोई जिसमें ये स्क्रू मैंने टाइट कर रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं स्क्रू को क्या कर रहा हूँ, ढीला कर रहा हूँ बेटा, मैं स्क्रू को अनटाइटन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, अब स्क्रू अनटाइटन करूंगा तो लकड़ी से बाहर आएगा, यानी कि स्क्रू विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ऐसा करने के लिए मुझे नीचे से मैं देख रहा हूँ तो क्या करना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मुझे क्या क्या बता रहा है बेटा, ये कॉर्क स्क्रू रूल बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू मूव करेगा वो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू रोटेट करेगा वो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू रोटेट करेगा वो क्या डायरेक्शन है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव करेगा वो डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ठीक है। तो अगर एक वायर के थ्रू करंट जा रहा है, अगर मैं एक वायर के थ्रू करंट जा रहा है, ठीक है, ये वायर ड्रॉ किया मैंने, इसके थ्रू करंट का डायरेक्शन है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे डेवलप होंगी, चलो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो फिर डायरेक्शन डिसाइड करेंगे।
अब बताओ इनमें डायरेक्शन कैसा होगा? नीचे से देखेंगे तो क्या होना चाहिए? Clockwise. नीचे से क्लॉकवाइज या ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज? नीचे से क्या? ऊपर से नीचे से clockwise. ऐसे होगा। yes ऐसे रोटेट करो नीचे जाके और फिर देखो स्क्रू ऊपर मूव कर रहा है। yes Yes, sir. तो ये आपको क्या मिला? डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको स्क्रू रूल समझ आ गया। अब थर्ड बच गया क्या? राइट हैंड थंब रूल। ये तो सबको बहुत बार हमने यूज किया है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड कर्ल रूल। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होगी वहां से क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, if the current carrying conductor is imagined to be held in the right hand, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये वायर, ये आप इस समझो, इस पेंसिल को, इस पेन को आप वायर समझ लो। ठीक है, अब मैंने क्या किया? होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इनटू राइट हैंड एंड कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। तो जिस अगर ऐसा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में आपने थंब पॉइंट कर लिया और कंडक्टर आपके हाथ में है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां यानी फिंगर्स कर्ल होंगी वो डायरेक्शन क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ क्या देगा? Magnetic field. फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये भी राइट हैंड थंब रूल और कॉर्क स्क्रू रूल सेम ही है, बस आप अगर उससे समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो राइट हैंड से समझ जाओ। राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब पॉइंट करे और फिंगर्स इधर कर्ल हो, वो डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का लाइन डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें समझ आई। जिस बच्चे को नहीं आई वो एक बार पूछ लो कि इनमें किसी में भी डाउट है तो हमें डायरेक्शन का आइडिया अब लगना चाहिए। हाँ बताओ जिनको डाउट है। स्विमर रूल सिर्फ नीडल के डिफ्लेक्शन के लिए आएगा ना, इसमें तो फील्ड लाइंस हाँ। की डायरेक्शन है। नहीं, उससे सिर्फ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल की बात हो रही है यस कि नीडल आपका किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, चलो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन तो आपको राइट हैंड थंब रूल या फिर कॉर्क स्क्रू रूल से यानी स्क्रू रूल से आपको मिल जाएगा। राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको या फिर कॉर्क स्क्रू रूल, इसके दोनों नाम है। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल आपको ज्यादा मिलेगा। व्हाई? बिकॉज राइट हैंड स्क्रू वो होता है जिसको आप क्लॉकवाइज ऐसे टाइट करते हो तो वो कॉर्क के अंदर धंसता चला जाता है, यानी कि टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, ठीक है, अब हमें डायरेक्शन समझ आ गए, हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स को डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल से डिस्कवर किया था। अब हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। ठीक है, तो ये डिस्कवर करेंगे। किसने बताया? दो साइंटिस्ट थे, एक बायोट और एक सेवर्ट्स। ठीक है, ये उनके सर नेम्स हैं, बायोट एंड सेवर्ट्स। तो उन दोनों ने अपना सर नेम मिलाया और एक लॉ लिख दिया। ठीक है, अब इसको पढ़ो, एक बार पढ़ो इसको, इस लाइन को क्या लिखा हुआ है? strength of magnetic field due to small current element dl carrying a current I at point p is at a distance of r from the element is directly proportional to current. It is also directly proportional to length of element. It is also directly proportional to sine of theta, and it is inversely proportional to the square of separation between the dl element and the point p. दोनों पॉइंट पी और डीएल एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो डीएल क्या है? लेंथ एलिमेंट है, तो लेंथ एक एलिमेंट होगा, अब लेंथ का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। और पॉइंट आर क्या होता है? रिप्रेजेंट होगा आर वेक्टर से। तो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में जो एंगल है वही एंगल है थीटा। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ ने क्या बोला बेटा? बायोट एंड सेवर्ट्स ने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला? मैग्नेटिक फील्ड को बोल दिया कि डीबी, क्योंकि एलिमेंटल होगा ना, एक छोटे एलिमेंट छोटी लेंथ के लिए निकाल रहे हैं तो उसको एलिमेंटल ही बोला है। ठीक है, तो एक डीएल लेंथ का कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से एट ए डिस्टेंस ऑफ आर ए पॉइंट पी इज प्लेस्ड, उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो है डीबी। वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर।
डीएल वेक्टर क्या है? डीएल इज द लेंथ वेक्टर कि एलिमेंट की डायरेक्शन, एलिमेंट किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और आर वेक्टर क्या है? सेंटर ऑफ द डीएल एलिमेंट से पॉइंट पी की तरफ जो वेक्टर पॉइंट करेगा वो आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी बातें समझ आई, यही है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू दीज 4 थिंग्स कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ आई क्या है यहाँ पे बेटा? डीबी इज डायरेक्टली करंट करंट। करंट करंट किसके किसके अंदर? डीएल एल एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो डीबी इज द, और डीबी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड। और ये किसके प्रोपोर्शनल है? करंट इन द कंडक्टर, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, यानी कि d इंटू डीएल जो लेंथ ऑफ द एलिमेंट है। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर, आर स्क्वायर के इनवर्सली। ये 4 बातें बोली बायोट्स एंड सैवर्ट्स ने। इनको इकट्ठा करके हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? पहले यहाँ देख लो, फिर डायग्राम से समझाऊंगा आपको। इनको इकट्ठा करके क्या लिख दिया बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई डी एल एंड साइन के, ऊपर लिख दिया इनको, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के, तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बात हो गई कहाँ से? बायोट-सैवर्ट्स लॉ से, ठीक है। अब देखते हैं डायग्राम कि डायग्राम में क्या बोल रहा है। अब देखते हैं हम डायग्राम को। देखो डायग्राम दिखा आपको, पॉइंट पी से पी डैश, पॉइंट से पी डैश आपको दिख रहा है क्या? डीएल एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। पॉइंट पी से पी डैश जो है वो एक, सॉरी पॉइंट पी से पी डैश नहीं है यार, पॉइंट ये जो डीएल एलिमेंट है वो यहाँ पे है, ये रहा, रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। दिस इज द डीएल एलिमेंट। ये डीएल एलिमेंट है, इससे किसी डिस्टेंस p पर, इससे किसी डिस्टेंस r पर पॉइंट p सिचुएटेड है, ठीक है। वहां पे मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो भाई, डीएल का एक डायरेक्शन होगा, डीएल का एक डायरेक्शन होगा, मान लो ये ऐसा डायरेक्शन है, ठीक है। इस केस में जो है वही ड्रॉ कर लेते हैं। इसका डीएल का डायरेक्शन ऐसे है, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। और वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या है? वेक्टर आर इज दिस वेक्टर। अब वेक्टर आर ये है आपका, इनके बीच के अंदर जो एंगल है वो थीटा एंगल है। अब आपको ड्यू टू द करंट थ्रू दिस डीएल एलिमेंट, ये किसी वायर का छोटा सा हिस्सा है ना, ग्रीन कलर का वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उसका एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट है। इस डीएल एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिफाइन किया किसने? बायोट-सैवर्ट्स लॉ ने, ठीक है। तो पॉइंट पी किस दूरी पर है? पॉइंट पी की दूरी जो है वो आर है, और ये आर वेक्टर थीटा एंगल के ऊपर है, ठीक है। तो ये देख लो अब आपकी थीटा एंगल के ऊपर, ये इस कंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से समझो, देखो एक बार कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर है। फिर हम एक आपको स्पेशल केस बताऊंगा मैं आपको, कि हम स्टडी करेंगे स्पेशल केस जब ये पॉइंट पी की जो दूरी होगी वो ऐसे वर्टिकली दी होगी, यानी एट 90 डिग्री दे रखा होगा, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि 90 डिग्री पे, तो वो केस भी आएगा। लेकिन अभी देखो, क्या ये 90 डिग्री पे दे रखा है या किसी एंगल थीटा पे दे रखा है? ये देखो बस, एंगल थीटा पे दे रखा है, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ है वो किसी एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है। हाँ तमनप्रीत। सर जब साइन थीटा था वो तो आई और डीएल के बीच का था ना, तो ये आर के बीच का कैसे आ गया? वेक्टर आर और वेक्टर डीएल, आई और इसके बीच में कहाँ दे रखा है? डीएल एंड आर, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। आई कहाँ पे दे रखा है? करंट आई, सुनो, करंट आई जो है बेटा, ठीक है, एक बात बताओ, आप इस वायर में करंट आई का डायरेक्शन क्या होगा डीएल एलिमेंट में? यस सर, सेम ही डायरेक्शन, सेम ही है। यस सर। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि डायरेक्शन सेम ही है, समझे? अब जो एंगल को हम डिफाइन करते हैं वो लेंथ डीएल एलिमेंट और आर के करस्पॉन्डिंग डिफाइन करते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि आई का डायरेक्शन भी सेम ही है। इधर से करंट का डायरेक्शन देखोगे तो भी तो ऊपर ही जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो यहां से आपको ये समझ आएगी थीटा एंगल इज बिटवीन डीएल एंड आर। अभी लेंथ ऑफ द वायर और पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है उसके बीच में एंगल है, ठीक है। ये बस ध्यान रखना, आप जब दोबारा इसी पॉइंट पे आऊंगा तो आपको पता चलेगा, फिर इजी होगा रिमेंबर करना फॉर्मूले को, ठीक है। तो इन चारों बातों को इकट्ठा करके हमने लिख दिया बेटा कि आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, चारों बातें इकट्ठा करके लिख दी।
अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है हमें, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये हमने जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो हमारा जो फॉर्मूला आया फाइनली क्या आएगा, वो एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो फॉर्मूला हमें मिलेगा उसके अंदर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से मल्टीप्लाई करो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल करंट कैरिंग कंडक्टर उसकी वजह से एट सम पॉइंट पी वो मिल जाएगा आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला, इसी को बोलते हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो ये हमारा जो इक्वेशन आ गया वो आ गया बायोट-सेवर्ट्स लॉ का, बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख लो, एक बार हेडिंग लिखो बायोट-सेवर्ट्स लॉ और उसको इस इक्वेशन को लिख लो खाली, तो आपको पता चल जाएगा। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सब बच्चे लिख लो भाई, नहीं तो फिर सवाल नहीं होते हैं एग्जाम में, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो बेटा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको बताया था मैंने कौन कौन से हैं वेक्टर, एक तो डीएल है और एक आर है, पोजीशन वेक्टर और डीएल। अब डीएल को बोल दो या तो, या आईडीएल को वेक्टर बोल लो, आईडीएल को वेक्टर बोल लो। करंट जो है वो, करंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर, ऐसी फीलिंग में मत आ जाना कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट हमेशा स्केलर ही रहेगा। तो हम क्या बोलते हैं जब हम डिफाइन करते हैं एंगल को या क्रॉस, इसको साइन थीटा को हटा के हमने क्या किया, देखो साइन थीटा आपका क्रॉस प्रोडक्ट में आता है ना, ए क्रॉस बी में आता है, ए बी साइन थीटा, तो उसी को हमने यूज करके क्या कर लिया कि डीएल क्रॉस आर लिख लिया। अब इसको डीएल, ये था ना आइडियल साइन थीटा था, तो हमने क्या किया ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको जो डायरेक्शन मिला वो क्या, कौन सा डायरेक्शन मिला था, आर कैप वेक्टर वाला। ठीक है, तो ऊपर आर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर मुझे मिल जाएगा जो ये डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी डीएल एंड आर वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, यानी आइडियल साइन थीटा को मैंने लिख दिया आइडियल इंटू आर साइन थीटा। तो डीएल और आर साइन थीटा को रिप्लेस करके लिखा डीएल क्रॉस आर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करके हम लिखेंगे तो एक ऊपर मल्टीप्लाई किया था आर से, एक नीचे, तो नीचे आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। इनिशियली डायरेक्शन था वो आर कैप डायरेक्शन था, लेकिन अभी क्या होगा, अभी डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन की जगह हमने वेक्टर को लिख दिया तो नीचे आर क्यूब आ गया। ठीक है, तो अब देख लो एक बार डायरेक्शन की बात करें तो ये लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो पहले, डी बी इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में, अगर डायरेक्शन के साथ इसकी बात कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में, बायोट-सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये क्या है बायोट-सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये होगा। ठीक है, इसको लिख लिया। अब म्यू नॉट की वैल्यू जो है, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये वैल्यू भी लिखो साथ में, म्यू नॉट इज इक्वल टू दिस, और यूनिट क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यानी टेस्ला मीटर पर एम्पियर या फिर वेबर पर मीटर पर एम्पियर। तो इसकी वैल्यू लिख लो खाली, ऐसा यूनिट में 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 म्यू नॉट की वैल्यू। अब म्यू नॉट क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे इसका कंसेप्ट आएगा फिर डिस्कस करेंगे कि म्यू नॉट होता क्या है। अब जो बातें मैंने आपको बताई कि डायरेक्शन जो है वो थीटा है, वो क्या होगा, वो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑलरेडी इट इज द डायरेक्शन बिटवीन डीएल एंड आर, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल यूज करो आप। ठीक है, तो डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा, यानी कि डीएल से आर की तरफ, डीएल क्रॉस आर, तो
तो राइट हैंड जिसका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ आप, डीएल क्रॉस आर, डीएल के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को पॉइंट करो और कर्ल करो आर वेक्टर के डायरेक्शन में। तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है, पहले डीएल की तरफ उंगलियों को पॉइंट करो और आर की तरफ कर्ल करो। किधर पॉइंट कर रहा है आपका थंब, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, स्क्रीन नीचे की की तरफ, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। भाई डीएल की तरफ उंगलियों को पॉइंट करो और आर की तरफ कर्ल करो। बेटा अगर आप डीएल की तरफ ऐसे पॉइंट कर लोगे तो आर की तरफ मोड़ नहीं पाओगे आप उंगलियों को, जो ऊपर की तरफ बोल रहे हैं ना बच्चे। पहले डीएल की तरफ उंगलियों को पॉइंट कर लो और आर की तरफ मोड़ो, तो आपका ये पॉसिबिलिटी तभी आएगी व्हेन योर थंब इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, या फिर आपकी स्क्रीन के अंदर जाता हुआ नजर आएगा। तभी आप ऐसा कर पाओगे कि डीएल की तरफ उंगलियां हैं और फिर आर की तरफ मोड़ लिया उनको। तो डीएल की तरफ इनिशियली पॉइंटेड थी, फिर आर की तरफ कर्ल कर लिया, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इस चीज को दिखाने के लिए अगर पॉइंट पी पर आपको डायरेक्शन दिखाना हो मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या आएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ओके। हाँ पूर्वा, सर ये समझ नहीं आया इनटू कैसे आया। ठीक है ठीक है। राइट हैंड थंब रूल समझ आया था बच्चों यस सर। कि अगर Yes, sir. करंट कैरिंग कंडक्टर मेरे हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है, तो अगर मेरी उंगलियां जिधर कर्ल करेंगी, भाई करंट कैरिंग कंडक्टर को हाथ में पकड़ लो, थंब उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट है, तो उंगलियां जिधर कर्ल करेंगी वो डायरेक्शन क्या थी, मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, अब करंट जिस डायरेक्शन में है डीएल अपवर्ड डायरेक्शन में है, यस Yes, sir. थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करो, उंगलियों को कर्ल करो। क्या उंगलियां स्क्रीन के अंदर जा रही हैं लेफ्ट साइड से, देखा जाए तो पॉइंट पी की तरफ अंदर जाएंगी, यस सर। तो फील्ड लाइंस किधर होंगी, फील्ड लाइंस अंदर ही तो जाएंगी, तो इधर ही फील्ड का डायरेक्शन भी अंदर रहेगा, इनटू द प्लेन। Yes, sir. क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बेटा अपूर्वा देखो, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से मिलता है। तो पहला वेक्टर क्या है, डीएल, दूसरा वेक्टर है आर, तो डीएल क्रॉस आर, तो पहले वेक्टर की तरफ उंगलियों को पॉइंट करो, करो उंगलियों को ऐसे पॉइंट, आपको स्क्रीन पे डीएल दिख रहा है, डीएल के डायरेक्शन में पॉइंट कर लो, चाहे ऐसे कर लो, जैसे मर्जी आप कर लो। उंगलियों का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन एक होना चाहिए, यानी वर्टिकली अपवर्ड है ना डीएल, तो वर्टिकली अपवर्ड कर लो अपनी उंगलियों को। कर लिया, यस सर। कर लिया। Yes, sir. अब आर वेक्टर की तरफ मोड़ो इनको, आर की तरफ मुड़ पा रही हैं, ऐसे उल्टे ऐसे मोड़ोगे तो इसको मोड़ना नहीं बोलेंगे, इसको तोड़ना बोलेंगे। मोड़ने का मतलब है Yes, कि जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे रख रहा हूं तो नहीं मुड़ रही हैं, तो उस जिस डायरेक्शन में उससे उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में रख के देखो, रख लिया। अब ऐसे मोड़ो तो क्या हो रहा है, आपको थंब का डायरेक्शन किधर मिल रहा है, आपसे आपसे आपके आपके आपसे अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप हो आपके सामने की तरफ जा रहा है थंब, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन जा रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे ही हाथ रख लो, उंगलियों के जिधर डीएल है उधर ही उंगलियों को पॉइंट कर लो और आर की तरफ मोड़ो, तो नहीं मुड़ेंगी। अगर आपने स्क्रीन पे ऐसे रख लिया हाथ, तो आर की तरफ नहीं मुड़ेगा, आर से अपोजिट मुड़ रहा है, तो ऐसे रखो, ऐसे। अब आर की तरफ मेरा, डीएल की तरफ मेरी उंगलियां हैं और ऐसे मोड़ रहा हूं तो मुड़ जा रही हैं आर की तरफ, तो अब थंब किधर है, थंब इज इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन, तो मेरा डायरेक्शन क्या मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, इनटू द प्लेन ऑफ शीट। ठीक है, इससे ठीक अपोजिट मिलेगा आपको किधर, पी डैश पे। पी डैश पे देखो, पी डैश पे अगर आप डीएल की तरफ रख रहे हो, रख दिया, और आर वेक्टर की तरफ कर्ल करो। अब आर वेक्टर, पी डैश पॉइंट का आर वेक्टर किधर है बेटा, पी डैश पॉइंट का आर वेक्टर आपका ये रहा, आर डैश बोल दिया। तो डीएल से आर डैश की तरफ कर्ल कर रहा हूं, यानी मैं एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर रहा हूं, तो मेरी डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि वर्टिकली आउटवर्ड। तो देखो इन दोनों चीजों को, वर्टिकली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड वर्टिकली आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। देखो एरो हेड देखा है आपने, तीर, तीर कमान देखा है, Yes, sir. रामायण देखी होगी आपने, है ना। तो तीर की चोंच आगे होती है कि पीछे होती है, आगे आगे होती है। आगे. तो जब मैं ये रिप्रेजेंट करूंगा कि
आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन्स के पेपर से बाहर की तरफ निकलते हो, यानी कि तीर जो है वो प्लेन ऑफ पेपर को छोड़कर बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उसकी मुझे क्या दिखेगी, चोंच हेड। दिखेगी, उसकी चोंच दिखेगी, तीर की जो चोंच दिखेगी, यानी हेड ऑफ द एरो मुझे दिखाई देगा। तो वो क्या होगा, नुकीला होगा, तो ऐसा दिख रहा है Yes, कि Yes, बाहर आ yes रहा है। sir. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड या वेक्टर क्वांटिटी क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, ठीक है। और जब जब एरो हेड मेरे से दूर जाएगा, एरो मेरे से दूर जाएगा तो क्या दिखेगा, उसके पूंछ दिखेगी, है ना। तो एरो के पीछे क्या होता था, ऐसे क्रॉस होता था, या फिर ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा ना, रामायण में आपने देखा Yes होगा, sir. महाभारत Yes, में sir. देखा होगा। yes sir. तो उस पे तीर पे ऐसे उस पे लगाते थे ना, धनुष पे लगाते थे उसको, तो पीछे क्या होता है, रस्सी पे ऐसे लगाने के लिए होता है ना वो पीछे, तो वो पॉइंटेड नहीं होता, वो आपका क्रॉस होता है। तो क्रॉस का मतलब क्या है कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जब आपको ऐसे क्रॉस दिखाई दे, ऐसे सर्कल के अंदर आपको ऐसे क्रॉस दिखाई दे, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी तीर हमारे हमसे दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है मतलब क्या, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है। और अगर हमें ऐसे चोंच दिखाई दे, इसका मतलब क्या होगा कि एक सर्कल, उसके बीच में डॉट, यानी कि अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं इनको रिप्रेजेंट करने के। अब यहां से मुझे इंपॉर्टेंट चीजें क्या मिली, बायोट सेवर्ट लॉ का इक्वेशन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा क्या मिला, बायोट सेवर्ट्स लॉ का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो डायरेक्शन ऑफ डीबी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डीबी इज डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, उसी डायरेक्शन में वेक्टर डी भी पॉइंट करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकलता है, राइट हैंड थंब रूल से, जो हमने अभी निकाला। तो राइट हैंड थंब रूल हम यूज करके हमने अभी भी डायरेक्शन निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करके हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट कंक्लूजंस, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये फॉर्मूला हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसकी वजह से, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो इससे सिंपल केस नहीं हो सकता भाई, वायर भी है, स्ट्रेट है और वन डायमेंशनल होगा वायर है तो, और स्ट्रेट है, लेंथ में भी कर्ल भी नहीं है, मुड़ा हुआ भी नहीं है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और किस पॉइंट पे निकालेंगे, एट पॉइंट पी। तो पहले हेडिंग लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। इसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इजी टू रिमेंबर है, और बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, हेडिंग डालो, डाली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बायोट सेवर्ट्स लॉ यूज करेंगे। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूं कि करना क्या है। ग्रीन कलर की आपको वायर दिख रही है, ठीक है, ग्रीन कलर की वायर दिख रही है, इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है बेटा, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, और उस करंट आई की वजह से, इस करंट आई की वजह से किसी पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है भाई। वायर है, वायर से किसी डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट पी रखा हुआ है, और उसकी वजह से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करेंगे, वी विल यूज बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ का इक्वेशन लिख देंगे, क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मेरे साथ रिपीट करो सब बच्चे, म्यू डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें पता बताया एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट करिए, हमने ड्रॉ कर लिया इसको भाई, ये वायर था, इससे पॉइंट पी किसी आर डिस्टेंस पे था, तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और बोल दिया कि लेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, और जो एंगल है बिटवीन डीएल वेक्टर, डीएल था ऐसे और आर वेक्टर इधर है, तो इनके बीच का एंगल हम थीटा बोलते आए हैं, उसको तो हमने थीटा ही रखना है कि दिस इज द थीटा एंगल, ये रख लिया। फिर बोल दिया कि दो अलग अलग और एंगल थे, एक एंगल को बोल दिया फाई, इसको
φ1 और φ2 ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो हमें केवल ध्यान देना है एक इस फाई पे और इस थीटा पे। थीटा तो हमें पता ही था कि डीएल डायरेक्शन और आर के डायरेक्शन में, डीएल लेंथ के डायरेक्शन में यानी करंट वाले डायरेक्शन में, और आर के डायरेक्शन में जो बीच में एंगल है वो थीटा है, ठीक है। अब जो मैंने ट्राइंगल बनाया, जो ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसमें तीसरा जो एंगल है दैट इज फाई, थर्ड एंगल, यानी पहला थीटा, दूसरा 90 और तीसरा फाई। तो यहाँ पे जो फाई है उसको कैसे 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में फॉर्मूला लगा रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपर तो अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की बताओ वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए, ए जो Yes, sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही ए है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? वेक्टर आर इज ये रिप्रेजेंटिंग द हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? ए अपॉन आर, R. आर ए अपॉन लिख दिया, ठीक है। तो साइन थीटा विल बी रिटन एज ए अपॉन आर, और यही किसके बराबर है? कोस फाई के बराबर। कोस फाई के, कोस में देख लो, कोस में क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये फाई था तो ए अपॉन आर, ठीक है। तो यही कोस फाई के बराबर है, इसलिए मैंने बोला था कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज 90 माइनस सॉरी थीटा कैन बी रिटन एज 90 माइनस फाई, ठीक है। तो ये वही रिलेशनशिप आ रहा है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है, तो एक तो आर की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता चला कि भाई ए बाय आर इज इक्वल टू कोस फाई, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया? आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय कोस फाई। तो मुझे ए की हमें वैल्यू पता चल गई, किसकी? आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू एक बार मुझे पता चल जाने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मैं कर सकता हूँ। हाँ तमनप्रीत? सर ये cos फाई के इक्वल कैसे आया? अरे इसी ट्राइंगल को दूसरे डायरेक्शन से देख लो, इसी ट्राइंगल को दूसरे तरीके से देखो। ये जो ट्राइंगल आपका है इसमें फाई एंगल कौन सा है? ग्रे कलर से जो हाईलाइटेड इधर है। तो फाई के हिसाब से कोस फाई निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब फाई की डायरेक्शन से देखोगे तो ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ए आपका बेस हो जाएगा, Yes, sir, yes. है ना। तो ऐसे आ गया ना। हाँ एक बच्चे ने और हैंड रेज Yes. किया था, पूछ लो, अभी पूछ लो, फिर कंक्लूड करेंगे इस फाइनल इक्वेशन तक। अभी पूछो, एक बच्चे का और डाउट था वो भी क्लैरिफाई कर देते हैं, फिर फाइनल जो इक्वेशन है उसके बाद डाउट्स लेंगे। बोलो बोलो। नो सर गलती से हो गया था। ठीक है, अच्छा अक्षरा ने किया था, राइट। ठीक है बेटा, तो मुझे क्या करना था? फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। अब इसमें देखो करंट तो मुझे पता होगा, ठीक है, और साइन थीटा भी पता होगा। आर निकालना था, आर को रिलेट करना, आर भी पता होगा, बट आर की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ए बाय कोस फाई से। क्यों कर रहा हूँ? ताकि हमारा फॉर्मूला जो है सिंपलर फॉर्म में आ जाए, यानी कि मुझे किसी एंगल पे थीटा ना आर ना देना पड़े, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो बस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिफॉर्मुलेट करते हैं फॉर्मूले को। फिर मुझे पता है कि इसी ट्राइंगल में टेन फाई, टेंजेंट ऑफ फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इसका कोई लेंथ एल ले लिया मैंने, कोई लेंथ एल का वायर ले लिया। डीएल से, डीएल पे भी आप छोटा ट्राइंगल बना सकते थे, लेकिन क्या किया कि भाई उसी का सिमिलर ट्राइंगल है जिसकी लेंथ एल है, ये परपेंडिकुलर क्या एक्ट कर रहा है? एल, और बेस क्या है? ए। तो एल बाय ए क्या हो गया? टेंजेंट ऑफ फाई, टेन फाई इज इक्वल टू एल बाय ए, ठीक है। तो यहां से मैं एल लिख सकता हूं, एल इज इक्वल टू ए टेन फाई, और इसको डीएल निकालना है, फॉर्मूला में डीएल चाहिए। तो क्या करेंगे? ए टेन फाई को डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट थीटा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो टेन फाई का क्या लिख दिया? सीकेंट स्क्वायर फाई, और डी फाई साथ में लिख दिया, ठीक है। तो फाई डी फाई, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे फॉर्मूला किसका मिल गया? फॉर्मूला डीबी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई बाय ए, ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। करंट की वैल्यू बच गई, फाई की वैल्यू बच गई, और ए बच गया। अब देखो ए क्या है बेटा? ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ हम आ गए। अब ये जो इक्वेशन मैंने ड्रॉ करी है, यहां पर हम केवल एलिमेंटल लेंथ के लिए कैलकुलेशंस कर रहे थे, बट अगर मुझे पूरे लेंथ के लिए, एलिमेंटल लेंथ के की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आया? डीबी, और अगर पूरी लेंथ ऑफ वायर के लिए कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे बेटा?
इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे Differentiate. डीबी की जगह क्या मिल जाएगा, डीबी की जगह क्या मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ये लेंथ ऑफ वायर जो है इनफाइनाइट हो सकती है या फिर कुछ फाइनाइट हो सकती है कि एक साइड जो एंगल है वो φ1 है और दूसरी साइड φ2 है। देखो क्या क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा, मैं इस कंडीशन को थोड़ा ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। ठीक है, इस वायर को मैं नीचे इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब पॉइंट P जो है इस वायर के इस पॉइंट से 90 डिग्री पे एट ए दूरी ऑफ A, यहाँ पे पॉइंट P रखा हुआ है आपका। ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू सम करंट I थ्रू दिस वायर। इस वायर के थ्रू कोई करंट I फ्लो कर रहा है, उस करंट I की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B निकालना चाहता हूँ मैं। ठीक है बेटा, तो देखो φ1 और φ2 क्या होंगे, φ1 होगा इस वाले एज से लेके जो यहाँ पे एंगल बनेगा दैट इज φ1। ठीक है, और φ2 क्या होगा जो दूसरे वाले एंड से लेके इधर जो एंगल बनेगा दैट इज φ2। अब मुझे बताओ डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ पॉइंट P क्या φ1 और φ2 अलग अलग हो सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. φ1 और φ2 अलग अलग हो सकते हैं। कोई ऐसा कंडीशन होगा जहां पे φ1 और φ2 बराबर रहेंगे बेटा? सर जब वो पी पॉइंट सेंटर से निकलेगा आई, हाँ, जब वो P पॉइंट इस वायर के सेंटर से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर इधर कहीं होगा पॉइंट P, तो फिर दोनों एंगल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दो आप मुझे कि क्या φ1 और φ2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है? Yes, sir. नहीं, क्वेश्चन गलत पूछ लिया मैंने, रुक जाओ। φ1 और φ2 की वैल्यू क्या 90 डिग्री हो सकती है? φ1 भी 90 और φ2 भी 90? No, sir. No, कब? sir. नो सर। अच्छा मुझे बताओ, मैं जब लेंथ ऑफ वायर बढ़ाता जाऊंगा दोनों साइड तो क्या φ1 φ2 बढ़ते जाएंगे? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अगर मैं लेंथ ऑफ वायर इन्फिनिटी कर दूं तो φ1 φ2 क्या हो जाएंगे? 90 degree. 90 degree. भाई बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कितना बढ़ सकता है? φ1 की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है, φ2 की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है। क्यों? क्योंकि वायर को स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर ये वायर मुड़ जाएगा तो φ1 φ2 ऐसे पीछे भी मुड़ जाएंगे, लेकिन स्ट्रेट अगर वायर है तो φ1 φ2 बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकते हैं। कब होगा? जब ये वायर का लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि φ1 φ2 दोनों अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैंने एक को φ1 लिख रखा है, दूसरे को φ2 लिख रखा है। अब फॉर्मूला में हम इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन φ1 एंड φ2। तो φ1 को जब लिखते हो जो नीचे वाला एंगल है उसको माइनस लेना होता है और ऊपर वाले को प्लस लेना होता है, क्योंकि एंगल को हमेशा डायरेक्शन के साथ लिखते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, यानी कि सेंटर लाइन से एंटी क्लॉकवाइज आए हैं तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है, ऊपर गए तो पॉजिटिव में डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है। ठीक है, ऑल्दो मैथ्स में एंटी क्लॉकवाइज इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक को नेगेटिव ले लिया जो नीचे आया, दूसरे को उससे अपोजिट में पॉजिटिव ले लिया। तो हमें इंटीग्रेशन करेंगे -φ1 से φ2 के बीच में। तो इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं बेटा उसकी वैल्यू डाली इधर लोअर लिमिट टू हायर लिमिट और इंटीग्रेट कर दिया कोस थीटा को विद डी थीटा। ठीक है, यानी कोस फाई डी फाई को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, माइनस ऑफ, माइनस आएगा कि प्लस आएगा? प्लस आएगा, है ना। Plus साइन का Plus साइन आएगा. का डिफरेंशिएशन होता है कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो आपका साइन आ गया बेटा। और जब लिमिट्स पुट कर दी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन एक का जो साइन था नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, दोनों कन्वर्ट होके पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव। क्योंकि जो आपका लोअर लिमिट था माइनस आना था, माइनस साइन थीटा, तो लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ था माइनस, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा माइनस दोबारा मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। तो फॉर्मूला जो फाइनली आया मेरा वो आ गया b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब ये फॉर्मूला आया किसके लिए है, ये आया है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P जिसकी दूरी मेरी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है a, ए, ठीक है। उस और का ड्यू टू अ वायर विद करंट, कितना करंट है आई। विद करंट आई, ठीक है। यहाँ पे φ1 और φ2 से क्या मिलने वाला है मुझे, लेंथ ऑफ वायर कि किस पोजीशन पे आपका पॉइंट P सिचुएटेड है। तो φ1 और φ2 थीटा दिए होंगे दोनों एजिस के, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, I इज द करंट इन द वायर, A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P। ठीक है बेटा, ये मुझे मिल गई। अब मुझे बताओ कि अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो φ1 φ2 क्या बताए थे अभी आपने, कितना आएंगे φ1 और φ2? 90 डिग्री। 90 अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो फिर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, साइन ऑफ 90 रखो, क्या होता है साइन 90, 1 साइन 1 1 ठीक है। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा तो φ1 एंड φ2 विल बी 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा बेटा, 1 1, यानी 1 प्लस ब्रैकेट 1 क्या की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फिर इनफाइनाइट लेंथ की वजह से एट अ पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, म्यू नॉट I इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई A। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। ठीक है, देखो कैसे होगा ये, पहले ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, फिर इसमें स्पेशल केसेस देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। अब ये फॉर्मूला तुम लोग कर लो अच्छे से नोट डाउन, फिर इनके भर भर के न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल। तो बीच में भूल मत जाना, ओवरवेल्म होना नहीं है ना, ऐसे घबराना नहीं है कि क्या होता जा रहा है, सब कुछ भी नहीं हुआ है अभी। अभी सिर्फ ये हुआ है आज की क्लास में, जो अभी खो गए हो वो एक बार 5 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे आंख बंद करके, डिस्प्ले की तरफ मत देखो, फिर आपको फिर एक बार बताता हूँ क्या क्या हो गया है, ताकि कॉन्फिडेंस बरकरार रहे हमारा। ठीक है, आंखें बंद कर लो, डीप ब्रीदिंग करेंगे 5 बार। ठीक है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनो, आज की क्लास में क्या हुआ है बेटा, हमने देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है या किसी सर्किट से करंट फ्लो करता है, तो उस करंट की वजह से यानी कि मूविंग चार्ज की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है या मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। वो डिस्कवर कैसे हुए, ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल की वजह से इनका डिस्कवरी हुई। ठीक है, डिस्कवरी हुई किसकी वजह से हुई थी, मैग्नेटिक नीडल हमारी डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, इसको ओस्टर्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फिर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, एक स्विमर जो स्विम कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, उसका लेफ्ट जिस हैंड जिधर रहेगा उधर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगा। फिर उसके बाद हमने कॉर्क स्क्रू रूल देखा, इसमें क्या था कि अगर करंट का डायरेक्शन हमें स्क्रू के मोशन की वजह से मिले तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू रोटेट करेगा उस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलने वाली है। ठीक है, फिर राइट हैंड थंब रूल, ये तो हम सबको आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी यूज होता है। और यहाँ पे किस लिए यूज हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपकी फिस्ट के अंदर है, आपके हाथ के अंदर है, और अगर आपका थंब पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो जिधर आपकी उंगलियां कर लोगी वही डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, इसके बाद हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ देखा कि आपने बता दिया कि सर करंट तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा बट उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो वो बायोट सेवर्ट्स लॉ से हमें मिल गई, जिसका फॉर्मूला आया था ऐसे एलिमेंटल फॉर्म में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ठीक, फिर इसी बायोट सेवर्ट्स लॉ को यूज करेंगे, हमने फाइंड आउट किया है किससे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, एक स्ट्रेट वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, जिसका वैल्यू है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। φ1 और φ2 डिपेंड करेगा कि पॉइंट P की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ वायर, और एग्जैक्टली कितनी लेंथ भी है वायर की, उन दोनों पे φ1 और φ2 की वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर इनफाइनाइट लेंथ है वायर की तो φ1 और φ2 दोनों क्या हो जाएंगे बेटा,
कितना डिग्री? 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, चलो अब पहला इंपॉर्टेंट केस देखो। इफ द स्टेट वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर ये वायर क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाएंगे, पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 1। तो म्यू आई तो ऊपर रह ही गया, और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 को रिप्लेस करके क्या आ गया, 2 आ गया। तो म्यू नॉट इंटू 2i अपॉन 4 पाई ए। अब 2 को 4 से काट दो, चाहे तो या ऐसे ही रख दो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई ए रख दो, या ऐसे याद रखना आसान है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, तो वैसे रख दो। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज इन्फिनिटी। अगर लेंथ इन्फिनिटी है और वायर स्ट्रेट है और उसके थ्रू करंट आई है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए क्या मिलेगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अब इस चीज पे फोकस करो, जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। 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 जैसे जैसे ए की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। घटती जाएगी। घटेगी। अगर ए की वैल्यू 0 कर दें तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? सबसे ज्यादा इन्फिनिटी। सबसे ज्यादा होगा। इन्फिनिटी हो जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा? यस Zero. Undefined. अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं बेटा। देखो, जैसे जैसे आप ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती जा रही है। जैसे जैसे आप ए बढ़ाते घटती जा जाओ, रही है। चाहे चाहे लेफ्ट साइड में दूर चले जाओ चाहे राइट साइड में, तो आपकी वैल्यू देखो घटती जा रही है। जैसे जैसे ए बढ़ता जाएगा तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करिए। और जब ए की वैल्यू 0 यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे, यहाँ पे होता है ना ए इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि अनडिफाइंड है, ये टच ही नहीं कर रहा है इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड एट 0 डिस्टेंस इज अनडिफाइंड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई एंड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो अनडिफाइंड आ रहा है, और जैसे जैसे ए बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी क्या हो रहा है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती जा रही है, राइट। अब जो हमने अभी पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, उसकी वजह से वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर करंट ऐसे है, देखो करंट थ्रू द कंडक्टर इज वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी वायर में नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? देखो, जो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पीछे है ना ऐसे, तो यानी आप करंट कैरिंग कंडक्टर को हाथ में पकड़ो जैसे इधर पकड़ रखा है इसने, और फिर जिधर उंगलियां कर्ल कर लिए उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कर्ल कर रही है, देखो। यस सर। ठीक है, और अगर डायरेक्शन पलट दिया जाए करंट का तो उल्टा कर दिया डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज। अब थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए? हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में, यानी डायरेक्शन ऑफ चार्ज में। जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा है, वही क्या है, वही है डायरेक्शन ऑफ थंब। और जिस डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल करेंगी वही डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स के थ्रू की वजह से क्या होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझे? तो अब यहां से आप देखो, ये फॉर्मूला लिख लो। अगर इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये फॉर्मूला है। ये है इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर या कंडक्टर। ठीक है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों नोट डाउन कर लो और गिव मी अ थम्स अप। अरे बोर तो नहीं हो गए? नो सर। अभी देखो बढ़िया मजा है जब क्वेश्चंस होंगे। अभी तुम समझते चलो, बस 3-4 चीज समझ आ गई ना, ये चीजें समझते चलो, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा मैं।
तो टेंशन नहीं लेना। इस बार में इस पीडीएफ में क्वेश्चंस है नहीं एक्चुअली अभी, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको तीनों जो बायोट-सैवर्ट लॉ से रिलेटेड तीनों को फॉर्मूला एक साथ लिख लें, ताकि हम एक साथ फिर क्वेश्चंस टारगेट कर पाएंगे बायोट-सैवर्ट लॉ के, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के और इन सब के, ठीक है। तो अभी आप करते जाओ, बस 2 डेरिवेशंस हो रहे हैं वो और सुनो, फिर देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, तो हमने वायर के थ्रू निकाल लिया, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के थ्रू। अभी अगर सर्कुलर लूप होगा, यानी कि वायर किस फॉर्म में आ गई, सर्कल के फॉर्म में, यानी कि सर्कुलर लूप के फॉर्म में, तो उस केस में करंट कैरिंग जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, ड्यू टू करंट कैरिंग लूप की वजह से। तो बेटा ये है ग्रीन कलर का लूप, पहले ग्रीन कलर की वायर थी, यहाँ पे लूप है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है कि क्लॉकवाइज, पहले ये बताओ। एंटी क्लॉक पॉइंट पी पर बैठकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। पी की तरफ से देखो, पी की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। बेटा यहाँ से नहीं देखना, ये तो डीएल का डायरेक्शन है, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना हमें क्या देखना है, करंट का डायरेक्शन, ठीक है, आई एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मुझे पॉइंट पी पर निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो बेटा, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का वेक्टर्स मिलेंगे कि एक वेक्टर इधर मिल गया, उससे ठीक अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो इस लूप को मैं जब एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली सिमेट्रिकल एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि उसके 2 एग्जांपल आपको, एक ये दे दिया डीएल एलिमेंट जो ऊपर है, और ठीक उसी लेंथ का डीएल एलिमेंट नीचे है, ठीक है, ठीक उसी लेंथ का डीएल एलिमेंट नीचे है। अब मुझे बताओ कि नीचे वाले एलिमेंट में करंट किधर फ्लो कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। भाई नीचे वाले में करंट किधर फ्लो कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, और ऊपर वाले में टू राइट टू लेफ्ट। तो देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों में अपोजिट है एक दूसरे से, और ये लेंथ वाइज ये सिमेट्रिक है, पोजीशन वाइज भी सिमेट्रिक है। तो जब इनकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक जो डायरेक्शन निकालोगे बी की वैल्यू आप, तो वो आपको डीबी की जो वैल्यू मिलेंगी, एक की जो मिलेगी दूसरे की मिलेगी, वो दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक होंगी। मतलब ऐसा होगा कि एक डीबी आपको इधर मिल रहा है और दूसरा डाउनवर्ड मिल रहा है। तो इससे होगा क्या, इससे जो आपके वर्टिकल कंपोनेंट्स है ना बेटा, वो हो जाएंगे क्या, कैंसिल आउट, यानी डीबी कोस फाई दोनों के कोस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो आपने जब ये 2 एलिमेंट लिए तो इनके कैंसिल हो गए। अगर इसके अलावा दूसरे और एलिमेंट लेते, मान लो एक यहाँ लिया, एक ठीक इसका सिमेट्रिक इसका छोटा भाई इधर ले लिया, मान लो एक इधर लिया होता तो एक ठीक इसका सिमेट्रिक इधर ले लिया। तो ऐसे ऐसे जितने भी पेयर्स बनेंगे तो उनमें क्या होने वाला है कि जो ये इधर इस केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ना, वो कैंसिल हो गए, यानी कोस फाई और कोस फाई कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे। केवल और केवल बचेगा क्या, साइन कंपोनेंट बचेगा, यानी डीबी के जितने भी यहाँ पे रेशियोज आएंगे उन सबके साइन कंपोनेंट्स आपके बचेंगे। तो हम केवल कैलकुलेशन साइन कंपोनेंट्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो अभी जिनको समझ आ रहा है बढ़िया, नहीं आ रहा तो हम फाइनल रिजल्ट रट लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है बस, ठीक है। अब देखो एक्स वाई एलिमेंट था और एक्स डैश वाई डैश एलिमेंट था, उन दोनों के सिर्फ साइन कंपोनेंट बचेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं बायोट-सैवर्ट लॉ से लिख देता हूँ कि भाई dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और ये सब चीजें वही है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, ये सब लिखा। इनफाइनाइट ये जो एंगल 90 डिग्री बिकॉज द रेडियस ऑफ द लूप इज वेरी स्मॉल एंड साइन 90 इज 1। तो अब इसको मैंने साइन थीटा को हटा के डीएल लिख दिया। उसके बाद बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन किया, वैल्यूज डाली, तो जो आपका फॉर्मूला आएगा फाइनली वो आएगा ये वाला फॉर्मूला, और इसी को भी मैं सिंप्लीफाई कर लूँ बाद में, तो जो फॉर्मूला मिलेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आएगा जब आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पे कैलकुलेशंस करोगे। तो इसके स्टेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भी बेहद आसान है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो अभी एक्स को देख लेते हैं कि एक्स क्या है और ए क्या है, ठीक है। तो ए जो है बेटा वो है रेडियस ऑफ द
लूप, सर्कुलर लूप का रेडियस जो है वो है a। यहाँ पे a परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द लूप इज a एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम दिस एलिमेंट। तो r तो ये है, a इज द रेडियस ऑफ द लूप और x है जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जो x है वो है सेंटर से पॉइंट p की परपेंडिकुलर दूरी, उसको x बोला, और a इज द रेडियस ऑफ द लूप। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि a इज द रेडियस ऑफ द लूप एंड x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, इन दोनों चीजों को याद रख के ये फॉर्मूला नोट डाउन करो कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये नोट डाउन कर लो, इसको हमें रटना पड़ेगा क्योंकि अगर हम स्टेप्स को ध्यान रख के करेंगे तो याद वैसे भी नहीं आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको रट लो। सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट P? I is the current in the loop, A is the radius of the loop, X is the distance of point P, perpendicular distance of point P from the center of the loop। ठीक है, सेंटर ऑफ द लूप से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P का क्या है? X है। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब अगर सेंटर ऑफ द लूप की बात करें, सेंटर ऑफ द लूप पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब मैं सेंटर ऑफ द लूप में पॉइंट P यहाँ रख दूं तो सेंटर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जीरो फॉर्मूला में x की वैल्यू 0 रख दो तो क्या होगा? x की वैल्यू 0 रख दो एट द सेंटर ऑफ द लूप x इक्वल्स टू 0। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए टू द पावर 3 है ना, a की पावर 2 इंटू 3/2, तो a की पावर 3 बच जाएगा, ऊपर से a स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? 2a म्यू नॉट आई अपॉन 2a। दिस इज एट सेंटर ऑफ करंट लूप कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और ये बड़े वाला फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करो। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के, और ये फॉर्मूला ऊपर वाला, और नीचे क्या है? एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि सर इधर a का क्यूब नहीं आएगा? a का क्यूब आएगा, लेकिन बेटा न्यूमरेटर a था ना, न्यूमरेटर में a स्क्वायर था, a स्क्वायर और a क्यूब कट गए, है ना। 2a क्यूब आएगा डिनोमिनेटर में, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a क्यूब, तो a क्यूब और a स्क्वायर कट के नीचे a बच जाएगा। ठीक है, अब अगर बेटा देखो, इफ द जो पॉइंट P है वो बहुत दूर हो, फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप हो, तो क्या होगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो जाएगी, यानी रेडियस ऑफ द लूप से बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि a इज लेस देन x। ये यूज करें तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन नेग्लेक्ट a इन कंपैरिजन टू x। तो फिर क्या आ जाएगा फॉर्मूला मेरा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, a नेग्लेक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, तो x के कंपैरिजन में a बहुत छोटा था, तो मैंने a को नीचे डिनोमिनेटर नेग्लेक्ट कर दिया, और फिर वैल्यू निकाली म्यू b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स क्यूब। तो ये आपका आ गया, अगर पॉइंट P जो है वो लूप के सेंटर से बहुत दूरी पर रखा है, एट सम वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी कि क्या बताया था मैंने आपको? जनरली एरर कितना होना चाहिए? 5% के नीचे, यानी कि अगर बहुत नजदीक भी रखा होगा तो x विल एटलीस्ट बी 20 टाइम्स द रेडियस ऑफ द लूप। जो रेडियस ऑफ द लूप है उससे 20 टाइम्स होगा x का दूरी, तो अगर 5% का एरर भी हम मान के चले तो उस हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका b आएगा। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन की बात कर लें, तो डायरेक्शन की बात करते हैं, तो देखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस की बात करते हैं। सर्कुलर जिधर करंट फ्लो कर रहा है, पहले करंट का डायरेक्शन नोट करते हैं कि करंट किधर फ्लो करेगा मेरा। ये सर्कुलर लूप है, इधर करंट ऐसे जा रहा है, इसमें नीचे जा रहा है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो? राइट हैंड थंब रूल लगाओ और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाओ। तो लेफ्ट साइड इस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन नीचे डाउनवर्ड कर रहा हूँ तो देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस भी आपको क्लॉकवाइज मिल रही हैं। और इधर देखो तो करंट ऊपर जा रहा है, तो
एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आपको एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मिल रही है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा वो एक बार इस डायग्राम के ऊपर अपने उंगलियां हाथ रख रख के देख लो, तो गड़बड़ हो जाएगी, बाद में घूमते रहोगे कि नहीं आ रहा समझ। हो गया। हो गया? हो गया सर। ठीक है, एक इधर देखो, इसका दूसरा ही व्यू, सेम चीज है बस व्यू दूसरा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट कर दो मैग्नेटिक में और लूप आपका आ गया, है ना। तो और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट में पॉइंट करते हो इधर, तो फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो राइट हैंड से आपको दोनों चीजें यहाँ कोरिलेट हो रही हैं। ओके, सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ लूप का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2a आया था मेरा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ लूप के ऊपर आपका ये वैल्यूज है, डिराइव हम कर चुके हैं इसको। ठीक है, बी का वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 है। ठीक है, अब एक चीज और बचेगी जिसको बोलते हैं सोलिनॉइड। तो पहले सोलिनॉइड आपको समझा देता हूँ होता क्या है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे। ठीक है, हाँ तमनप्रीत बोलो बोलो। सर वो जो बी एट सेंटर ऊपर जो लिखा, सर वो कहाँ से आया? क्या बी एट द सेंटर ऑफ लूप, इसका फॉर्मूला। अरे जनरल फॉर्मूला क्या था, ये रहा सेंटर ऑफ लूप पे, अभी तो बताया था एक्स की वैल्यू क्या होगी सेंटर ऑफ लूप पे, 0। सर जीरो। तो उसी की वैल्यू रख के तो निकाला एट द सेंटर ऑफ लूप, यही तो फॉर्मूला है, वो लिखा है। ओके। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 है। अब देखो, अब बात करते हैं सोलिनॉइड की, इसकी सोलिनॉइड होता क्या है, बस इतना बता के फिर इसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड और ये फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्या आपने पतली कॉपर की वायर देखी है, बहुत पतली सी? यस यस। ठीक है, तो आप क्या करो, एक प्लास्टिक की ऐसे रोड लो या पेन लो, कुछ भी लो। ठीक है, उसके ऊपर ये वायर जो है इसको क्या कर दो, ऐसे रैप कर दो। तो ये कौन सी शेप आ गई बेटा, क्या बोलते हैं इस शेप को मैथमेटिक्स में? स्प्रिंग। स्प्रिंग दिख रहा है ना ये आपको, स्प्रिंग जैसा। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स, हेलिक्स। है ना, हेलिक्स बोलते हैं ना, Yes, हेलिकल। यानी आपने क्या किया, किसी भी एक सेंट्रल चीज ली, कोई वायर, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लिया, पेन ले लिया, उस पर वायर को क्या कर दिया, ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में रैप कर दिया। तो क्या ये अब ये कंडक्टिंग वायर थी, मान लो कॉपर वायर थी, तो क्या मैं इसके थ्रू करंट फ्लो करा सकता हूँ? यस करा Yes. सकता हूँ। तो अब देखो, अब क्या होगा कि जब इस वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट होंगे? यस Yes. सर। तो जब ये स्पेशल शेप है, इसको जो हेलिकल शेप है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सोलिनॉइड। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होंगे, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, वो सब वो आपको कल की क्लास में मैं डिराइव एक बार करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास जो हमारी है। और उसके बाद आपको इसके एप्लीकेशंस भी बता देता हूँ कि ये हम क्यों कर रहे हैं। देखो, आपको ये समझ आया कि स्ट्रेट वायर हमें समझ आता है, लूप इज ऑल्सो ए वेरी कॉमन थिंग, वो भी समझ आता है। हेलिक्स और या फिर सोलिनॉइड क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा कि व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस हेलिकल थिंग। आपने स्पीकर देखा है, स्पीकर? स्पीकर में क्या होता है, स्पीकर में वाइब्रेशंस होते हैं। Yes, sir. स्पीकर में मैग्नेट भी होता है, यस सर। Yes, और स्पीकर में वायर भी जुड़ते हैं, तीनों Yes, चीज होती है। Yes, sir. स्पीकर वाइब्रेट होकर नॉइज साउंड जनरेट करता है। स्पीकर को अगर तोड़ते हैं तो उसमें एक मैग्नेट भी निकलता है, और स्पीकर के अंदर 2 वायर भी जुड़ते हैं, तभी स्पीकर काम करता है। अब सुनो, स्पीकर का कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा सा बताता हूँ, तभी आपको अच्छा लगेगा कि हम ये मैग्नेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है,
ये जो येलो कलर का ड्रॉ किया है ये वो मैग्नेट है ब्लैक कलर का जो पीछे स्पीकर के जुड़ा रहता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर कोन होगा एक ऐसा जिसके अंदर सामने का पार्ट जो वाइब्रेट करता है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, एक है ना इसके अंदर कॉइल और होती है ऐसे, ये जो हो गई ना, जो थोड़ी सी अंदर मैग्नेट के अंदर चली रहती है, क्योंकि मैग्नेट में भी छेद होता है, आपने देखा होगा स्पीकर की मैग्नेट में बीच में एक Yes, सर्कुलर sir. छेद होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, Yes, sir. मैग्नेट हर टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती रहती है। लेकिन अब मुझे इस कॉइल को वाइब्रेट कराना है, जो ये ब्लू कलर की जो ये पेपर कॉइल, पेपर है ये, है ना, पेपर है, इसको वाइब्रेट कराना है। तो क्या करूंगा मैं एक सोलिनोइड बना दूंगा इसका, यानी इधर से एक वायर आया, मैंने इस वायर को रैप कर दिया इसके अबाउट, ठीक है। ऐसे मैंने एक सोलिनोइड कॉइल जनरेट कर दी, ठीक है। और एक वायर जो था स्पीकर का वो क्या किया, इसके एक टर्मिनल पे जोड़ दिया, मान लो पॉजिटिव, और दूसरा वायर जो आया मेरा उसको मैंने स्पीकर के दूसरे टर्मिनल पे जोड़ दिया, ठीक है। अब जब मैं स्पीकर पे इनपुट दूंगा, स्पीकर के दोनों वायर जोड़ूंगा, तो क्या इस करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, इन ग्रीन कलर की वायर्स के थ्रू, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? Yes, sir. होगा। Yes, sir. तो एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसने जनरेट किया, ठीक है। वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा, वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। और जो आपकी येलो कलर की परमानेंट मैग्नेट है वो तो अपना हमेशा ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती रहेगी, ठीक है। तो यानी ये कॉम्बिनेशन हो गया दो मैग्नेट्स का, एक तो आपका परमानेंट मैग्नेट जो कि येलो कलर का है, और एक हो गया टेम्परेरी मैग्नेट जो आपने इस सोलिनोइड की मदद से बना लिया या हेलिकल शेप ऑफ वायर की मदद से बना लिया, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब ये दोनों, आपको पता है कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट और रिपल्शन होता ही है वायर के इस मैग्नेट्स के अंदर। Yes, तो ड्यू टू sir. दैट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या होगा, ये जितनी फ्रीक्वेंसी का आप इसको इनपुट दोगे, जितनी फ्रीक्वेंसी का आप स्पीकर को इनपुट दोगे, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ये अंदर वाली जो कॉइल है ये वाइब्रेट करेगी। और जब ये वाइब्रेट करेगी तो क्या होता है, वाइब्रेट करेगी तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से देखो कितना सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल देते हैं हम, जो ये अंदर है। तो उन दोनों कॉम्बिनेशन से हमने साउंड प्रोड्यूस करा ली। तो हम जो बोल पा रहे थे वो इतना सिंपल सा डिवाइस फिजिक्स में साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ आपको, साउंड प्रोड्यूस हुई कैसे। ये जो ऊपर वाली ये है आपकी क्या बोलते हैं, ये कॉइल है, ये ऐसे जुड़ी रहती है एक डायफ्राम से, जो कि आपका पेपर का होगा या किसी पॉलीमर मटेरियल का होगा। अब जब ये इस डायफ्राम को ऊपर नीचे ऐसे मूव कराएगी तो साउंड कौन सी वेव होती है बेटा, एक बार ये बताओ, साउंड किस टाइप की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव कंप्रेशन वेव होती है कि नहीं होती है? Yes. साउंड वेव कैसे ट्रांसफर करती है, ऐसे एयर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करते हुए जाती है ना, तो इट इज ए कंप्रेशन वेव जो कि लॉन्गिट्यूडनली ट्रेवल करती है। तो जब आपके डायफ्राम ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस और या एक्सपेंड करेगा, तो उसकी वजह से देखो साउंड जनरेट हो गई, ठीक है। तो जब ये सोलिनॉइड है ना, ये स्पीकर्स में यूज होता है। सेम वायर आपकी वाइंडिंग आपने किसी ने देखा होगा कि जो मोटर यूज होती है हमारी ट्यूबवेल में, कहीं भी यूज होती है, उसके अंदर वायरिंग होती है ऐसे, है ना, बहुत सारे वायर ऐसे लिपटे रहते हैं, दैट इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ सोलिनॉइड टाइप का, है ना, हेलिक्स। तो परफेक्ट तो आपका स्पीकर में होता है बिल्कुल परफेक्टली सर्कुलर, या फिर आपको ऐसी वाइंडिंग्स मिलेंगी। इस वजह से हम देखते हैं कि भाई आपका जो एक कॉइल है उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो हमारा मोटिवेशन टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस हेलिकल शेप ऑफ वायर, वो आपको बता दिया कि स्पीकर में यूज होता है, मोटर में यूज होता है, बहुत सारी जगह यूज होता है। अब क्या होगा उसकी वैल्यू वो अगली क्लास में देखेंगे। आज जो हमने देखा उसको फटाफट से बता देते हैं, ठीक है। ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट क्या बताता है बेटा, बताओ, डिफ्लेक्शन है ना, कि नीडल किधर डिफ्रेक्ट होगी, और दूसरी चीज बताता है कि करंट की
करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने जनरेट होती है। हाँ स्विमर्स रूल जो है, इससे हमें कैसे पता चलता है कौन से हाथ की साइड होगा नीडल डिफ्लेक्ट, लेफ्ट से नॉर्मल और लेफ्ट हैंड साइड। कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा नीडल डिफ्लेक्ट होगा। ओके, कॉर्क स्क्रू रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, अगर स्क्रू को क्लॉकवाइज टाइट करोगे या फिर जैसे सोचो, सुनो, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में स्क्रू मूव कर रहा है तो रोटेशन ऑफ स्क्रू क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है। फिर राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, राइट हैंड थंब रूल आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देगा अगर आपका थंब पॉइंटिंग है किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करंट के अंदर, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। फिर बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वहां से हमें मिलता है बायोट सेवर्ट्स लॉ dB इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर बायोट सेवर्ट्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सबने लिखा नोट्स में। यस। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, उसका फॉर्मूला क्या मिला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाएगा फाई 1 फाई 2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री, फाई 1 भी 90 और फाई 2 भी 90, तो फाई 1 फाई 2 दोनों 90 हो गए, तो साइन थीटा साइन फाई 1 साइन फाई 2 दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो ऊपर आएगा म्यू नॉट इंटू 2i अपॉन 4 पाई a, राइट। अब डायरेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा राइट हैंड से। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, सर्कुलर लूप की वजह से फॉर्मूला क्या आया, म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहाँ पे ए क्या है, रेडियस रेडियस ऑफ द लूप, एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, सेंटर ऑफ लूप से पॉइंट पी की दूरी कितनी है, वो हमारा ए है, ठीक है। चलिए, फिर इसी में हमने अजम्पशन लिया कि सेंटर ऑफ द लूप पे क्या आएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 होने के बाद म्यू नॉट आई अपॉन 2a हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप, और अगर x इज फार ग्रेटर देन a तो फिर a गायब हो जाएगा डिनोमिनेटर से और फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, ठीक है। ये डायरेक्शन यहाँ से मिल गया, फिर ये हमें वैल्यू मिल गई, और सोलिनोइड का हमें कंस्ट्रक्शन पता चल गया, व्हाई वी वांट टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनोइड, ये आपको थोड़ा आइडिया लग गया। अब इसके आगे पहले सोलिनोइड बताऊंगा, फिर लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फिर फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड वन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, लेकिन इससे पहले अब इस वाली क्लास के न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो ये मैं नोट्स आपको शेयर करूंगा, इसके बाद एक बार इसकी थोरो रीडिंग करना पहले, सबसे पहले, और जो फॉर्मूलाज है उनको रट के आना अगली क्लास में, ताकि हम इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस टारगेट कर सकें। उसके बाद फिर ये फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये सब करेंगे, ठीक है। तो ये सारे निपटा देंगे इसको, ठीक। तो अभी फिर बच्चों को डाउट है दे कैन स्टे बैक, अदरवाइज क्लास कंप्लीट हो गई है। फॉर्मूला रट के आना, नोट्स को पढ़ के आना, और फिर